हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल माइंड्स। मैं हूं नंदन दत्ता और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द चेंज ऑफ ब्रिटिश कैरेक्टर फ्रॉम ट्रेडर टू रूलर। तो दोस्तों, इंडिया के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो कॉलोनाइजेशन की स्टोरी है दैट टुक प्लेस ऑन दिस बेसिस। दिस इज़ द मेन बेसिस ऑफ आवर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। वो इसलिए क्योंकि द ब्रिटिश केम इन इंडिया एज ए ट्रेडर, but after some time when they found an opportunity they started to change their character and from trader they became ruler. So there was some significant factors which was responsible for such change in character. क्योंकि ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था ये कोई एक दिन में नहीं हुआ था, इसके पीछे बहुत सोची समझी एक प्लान थी, ठीक है ना। तो ब्रिटिश जब आए तो इंडिया में वो बिज़नेस करने लगे और उस बिज़नेस से वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे वॉर लड़ने लगे। किसके साथ? बहुत सारे अदर यूरोपियन पावर्स थे, उसके साथ लड़ाई लड़ने लगे। और जो दूसरे नेटिव स्टेट्स थे, जो राइज ऑफ रीजनल पावर्स इंडिया में हुआ था, जो नेटिव स्टेट्स थे जैसे बंगाल, अवध, मैसूर, मराठा, ऐसे इनके साथ भी वो लड़ाई लड़ने लगे और इस लड़ाई में फाइनली वो विक्टोरियस निकले एंड दे बिकेम द रूलर, ठीक है। तो in this video we will see in detail about this change in character and this will be a very analytical class. So let's carry forward. तो देखिए, ब्रिटिश आए थे 1680 में इंडिया में अंडर क्वींस चार्टर, ठीक है। नाउ अंडर क्वींस चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिविलेज मिला हुआ था। पहला जो इम्पोर्टेंट प्रिविलेज मिला था वो ये था कि डिस्पाइट बीइंग जस्ट अ ट्रेडिंग कंपनी दे गॉट द राइट टू कीप एन आर्मी। अब ये आर्मी मेंटेन करने की राइट उसको क्यों मिला था? क्योंकि दे यूज टू मेक सी वॉयजेस एंड एट दैट टाइम देयर वॉज मेनी सी पायरेट्स ऑन द ओशन। तो सो टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी दे वर अलाउड टू कीप एन आर्मी। नाउ नॉर्मली दिस इज़ नॉट द केस। कोई भी एक ट्रेडिंग कंपनी को आर्मी मेंटेन करने का राइट नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस, टाटा, Birla, these are companies, these are trading companies. Will they be allowed to keep an army of them themselves? No, right? So a trading company is not generally allowed, but East India Company was allowed. तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज उनको मिला था, इसके वजह से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया था कि वो इंडिया में जब पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, वो उस पावर स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर पाए और क्योंकि उनके पास खुद का एक आर्मी था तो उस आर्मी से वो लड़ पाए, ठीक है। तो ये था पहला प्रिविलेज। और जो दूसरा प्रिविलेज उनको मिला दैट वाज दे गॉट द मोनोपोली राइट ऑन इंडियन प्रोडक्ट, ऑन द ट्रेड ऑफ इंडियन प्रोडक्ट इन ब्रिटेन, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरा और कोई भी कंपनी इंडियन प्रोडक्ट में बिजनेस नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं था कि यूरोप के बाकी जगह से कोई कंपनी नहीं आएगा। इनफैक्ट यूरोप के बाकी जगह से कंपनीज थी, जैसे फ्रांस से था, डच थे, पोर्टुगीज थे, तो ये लोग भी थे, लेकिन ब्रिटेन से और दूसरा कोई कंपनी इंडिया में बिजनेस नहीं करेगा। और यही तो इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज है जो बाद में चल के उनके जो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जब 1600 में ब्रिटिश पहुंचे तो इंडिया में अकबर रूल कर रहे थे, बट अकबर डाइड इन 1605 एंड आफ्टर अकबर जहांगीर बिकेम द नेक्स्ट मुगल रूलर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल जैसे हॉकिंग्स हो गए, थॉमस रो हो गए, जो जहांगीर के कोर्ट में आए थे, ठीक है, बिजनेस परमिशन मांगने के लिए। तो वो लोग उस टाइम पे सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थे, ठीक है, और वो जहांगीर के कोर्ट में या मुगल कोर्ट में परमिशन मांगने के लिए आते थे फॉर कैरिंग आउट देयर बिजनेस, ठीक है। तो जब तक मुगल स्ट्रांग था तब तक तो ये लोग सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी ही बना रहा, ट्रेडर ही बना रहा। लेकिन after the death of Aurangzeb, when the decline started to take place among the Mughal and a power struggle started in India, they found a very favorable condition in India to grab power, to become a stakeholder in the power struggle in India, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम 1707 से लेकर के 1857 की अगर पूरे हिस्ट्री को अगर हम देखें तो देखिए 1707 में ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज जस्ट अ ट्रेडिंग कंपनी। अब 1707 से लेकर के 1757 में वो लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में सोच रहे थे, वो लोग का वो कंडीशन बन रहा था, ठीक है। और वो लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे थे कि हाँ, अब हमें अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर करना पड़ेगा। अब सिर्फ हम ट्रेडर बन के नहीं रह सकते, अब हमें रूलर बनना पड़ेगा।
the first significant step towards colonization, that is towards becoming a ruler, was taken in the year 1757 जब ईस्ट इंडिया कंपनी defeated सिराजुद्दौला in the Battle of Plassey. So after Battle of Plassey, for the first time a huge portion of land came in their control and they got a right to collect land revenue. So land revenue collect करना किसका 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 फंक्शन होता है? एक स्टेट का, दैट इज एक रूलर का. तो डिस्पाइट बीइंग जस्ट अ ट्रेडिंग कंपनी, दे गॉट अ ह्यूज पोर्शन ऑफ लैंड इन बर्धमान टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू. तो समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे उसका जो रूलर बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया 1757 से. एंड बाय 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कंट्रोल्ड, हैड सब्जुकेटेड ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया. इस 100 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी सारे इंडियन नेटिव स्टेट को सब्जुगेट कर चुके थे बाय वॉर और बाय ट्रीटीज़, जैसे सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये ऐसे बहुत सारे पॉलिसी निकाल के उन्होंने सब्जुगेट किया. या फिर जो जो नेटिव स्टेट सब्जुगेट नहीं होना चाहा ब्रिटिश के सामने, तो उनके खिलाफ वो वॉर लड़ा. जैसे हम पढ़ेंगे हमारे हिस्ट्री सिलेबस में एंग्लो बंगाल कॉन्फ्लिक्ट, एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट, एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट, एंग्लो पंजाब वॉर, एंग्लो सिंध वॉर. ठीक है, तो बाकी लोगों को सब्जुगेट किया आइदर थ्रू वॉर और थ्रू treaties. And by 1857 almost entire India had come under their control and they had become the ruler. ठीक है, तो ये था मेन 1707 से लेकर के 1857 तक उनके जो चेंज ऑफ कैरेक्टर था उनके पूरा प्रोसेस. नाउ वी विल सी व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड सच चेंज इन कैरेक्टर. ठीक है, देखिए द फर्स्ट फैक्टर, द फर्स्ट रीजन वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोली. नीचे देखिए क्या है, वो लोग का जो बिजनेस का प्रोसेस था, नॉट ओनली फॉर द ब्रिटिश, फॉर ऑल द यूरोपियंस, उनका बिजनेस का प्रोसेस क्या था? वो इंडिया से बुलियन के एक्सचेंज में, दैट इज गोल्ड और सिल्वर के एक्सचेंज में इंडियन प्रोडक्ट खरीदता था और वही प्रोडक्ट वो यूरोप में लेके जाता था और यूरोप के मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट का बहुत हाई डिमांड हुआ करता था और उसी प्रोडक्ट को बेच करके ह्यूज प्रॉफिट वो लोग कमाते थे. दैट वाज द बिजनेस प्रोसीजर, trade procedure of the Europeans in India. Now, the formula for profit in any business is selling price minus cost price. ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस कहाँ पे है? वो लोग सामान बेच कहाँ पे रहा है? यूरोपियन मार्केट में. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इन यूरोपियन मार्केट बट द कॉस्ट प्राइस इज इन इंडियन मार्केट, क्योंकि वो लोग सामान खरीद रहा है इंडियन मार्केट से. ठीक है, अब अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? आइदर इंक्रीज द सेलिंग प्राइस और डिक्रीज द कॉस्ट प्राइस, और अगर दोनों एक साथ कर सके तो बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट होगा. लेकिन एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई भी ट्रेडर ना तो सेलिंग प्राइस को आर्बिट्रेरीली बढ़ा सकता है, ना ही कॉस्ट प्राइस को आर्बिट्रेरीली घटा सकता है. ठीक है, लेकिन अगर वो मोनोपोली एस्टेब्लिश कर पाए, कंपटीशन को पूरी तरह से क्रश कर देता है, तब जा कर के वो ह्यूज प्रॉफिट कमा पाएगा. ठीक है, अब वो लोग सोचने लगे कि यूरोपियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स पे मोनोपोली कैसे एस्टेब्लिश करें. क्या यूरोपियन मार्केट से बाकी यूरोपियन जो ट्रेडर्स है, डच, पोर्टुगीज़, फ्रेंच, ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स है, क्या इनको वो रिमूव कर सकता है? नहीं कर सकता. लेकिन अगर इंडिया से वो बाकी लोगों को हटा देता है तो ऑटोमेटिकली इंडियन प्रोडक्ट पे यूरोपियन मार्केट में उनका मोनोपोली एस्टेब्लिश हो जाएगा. ठीक है, और यही रीज़न था द ब्रिटिश स्टार्टेड टू फाइट वॉर विद द अदर यूरोपियन ट्रेडर्स. वो पोर्टुगीज़ के साथ लड़े, वो डच के साथ लड़े, वो फ्रेंच के साथ लड़े. एंड फाइनली फ्रेंच वॉज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, मोस्ट स्ट्रॉन्ग राइवल ऑफ द ब्रिटिश. और थ्री एंग्लो फ्रेंच वॉर टुक प्लेस एंड आफ्टर द थर्ड एंग्लो फ्रेंच बैटल, Anglo-French war, the French were also defeated and the British became the all in all in India. So this was the first factor. They had the motive to establish a monopoly on the Indian product in European market. ठीक है, this was the first factor. The second factor was in 18th century a theory became very popular in European market. That was the mercantile theory. Now according to this theory, जिस देश के पास, जिस इकोनॉमी के पास जितना ज़्यादा बुलियन रिजर्व
वो देश उतना ही ज़्यादा पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली पावरफुल। ठीक है, तो ये जब थ्योरी पॉपुलर हुआ तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ निकाला और द आउटफ्लो ऑफ बुलियन, दैट इज बुलियन मतलब प्रेशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर, द आउटफ्लो ऑफ बुलियन फ्रॉम इंग्लैंड वॉज स्टॉप्ड। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके इंडिया में ट्रेडिंग पैटर्न क्या था, वो इंडियंस को बुलियन के एक्सचेंज में ही इंडियन प्रोडक्ट वो खरीदते थे। लेकिन अगर ब्रिटेन से ही बुलियन आउटफ्लो बंद हो जाएगा तो वो इंडियंस लोगों को देगा क्या, क्योंकि इसके पहले क्लास में हमने समझा था कि इंडियंस को ऐसे, इंडियन यूरोपियंस के पास ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं था जिसकी ज़रूरत इंडियंस को था, एक्सेप्ट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर जिसकी कमी इंडिया में था। तो अदर देन गोल्ड एंड सिल्वर, what could have been the product that the European had or the British had which they could exchange with the Indian people? They had no alternative. So this was also the condition in China. चाइना में भी वो लोग ट्रेड कर रहे थे तो चाइना में भी सेम कंडीशन था, बट इन केस ऑफ चाइना दे फाउंड एन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट एंड दैट ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट इज ओपियम. The Chinese people became so addicted that the Chinese people was ready to give anything in exchange of opium. So the British, to stop the exchange of bullion, they stopped the exchange of bullion and it was replaced in China by opium. ठीक है, बट इन इंडिया दैट डिड नॉट वर्क. ओपियम इतना ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में नहीं हुआ और ओपियम से इंडियन से वो लोग गुड्स एक्सचेंज नहीं कर पाए. तब उन्होंने ये डिज़ाइन किया कि इफ़ दे कैन कैप्चर ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन इंडिया देन दे कैन बाय देमसेल्व्स प्रोड्यूस द इंडियन प्रोडक्ट इन ऑन इंडिया. And if they can become the ruler in India, then they will collect the revenue, land revenue from the peasant and from the people of India. So they will not even have to exchange any bullion, they will not have to give any bullion, but even then they will get huge amount of Indian product which they can transport to European market. So this was the one of the most important factor to establish colony in India. थर्ड वॉज फोर्टिफिकेशन. हुआ ये था कि दे यूज टू लोड द प्रोडक्ट्स इन देयर शिप, बट बिफोर लोडिंग द प्रोडक्ट्स इन देयर शिप दे यूज टू स्टोर दोज प्रोडक्ट इन द फैक्ट्री. तो तब उस टाइम पे फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था, फैक्ट्री मतलब एक स्टोरेज यूनिट हुआ करता था. ठीक है, तो हर एक यूरोपियन पावर को पता था कि एक दूसरे की जो सॉफ्ट पॉइंट है दैट वाज देयर फैक्ट्री. तो सबके पास होता था, ब्रिटिश के पास भी फैक्ट्रीज थे, फ्रेंच के पास भी फैक्ट्रीज थे, सबके पास अपना फैक्ट्री हुआ करता था. नाउ व्हेन एवर सम इंटर यूरोपियन राइवलरी यूज टू टेक प्लेस दे यूज टू डिस्ट्रॉय ईच अदर्स फैक्ट्री. So they realized that to protect the factory is very important, and to protect their factory they started to fortify around those factory. The British started to build Fort William and the French started to build fortify Chandannagar. Now fort is a symbol of state. The fort can be made only by the state, only by the ruler. No trading company can build fort. ठीक है, so this was the main point of conflict between Siraj-ud-Daulah and British. When Siraj-ud-Daulah was the Nawab of Bengal at that time, and when Siraj-ud-Daulah came to know about this fortification, he asked both the British and the French to stop their fortification work. The French obeyed, but the British did not. They continued their fortification in Fort William, and that became the most important point of conflict between Nawab of Bengal, Siraj-ud-Daulah and the British. So this was also one of the most important factor. And finally the establishment of single market. हुआ ये था कि after the death of Aurangzeb, when the decline started to take place among the Mughals, तो there was rise of many regional powers. बहुत सारे regional powers की rise हो रहा था, बंगाल, अवध, मैसूर, मराठा, पंजाब, सिंध, और हर एक स्टेट अपना अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर चुका था. तो जैसे डिक्लेयर किया, वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने अपने तरीके से वहाँ पे एक इकोनॉमी इस्टेब्लिश किया. हर एक स्टेट का अपना अपना अलग टैरिफ स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर, ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये सब हुआ करता था. नाउ द ब्रिटिश वर कैरिंग आउट ट्रेड इन एंटायर इंडिया, एंड इन इंडिया
as there was many market, they faced huge problem. Now the British tried to made a design to unify the entire Indian market and to make a single market, but under that condition, unifying the entire Indian market was not possible because India was divided into many small states. So they thought if they can capture entire India, right, then they can establish a single market in entire India. And this was also one of their plan to colonize entire India by establishing a political authority over entire India. They wanted to establish a single market in India. Okay, so these are the main points why the British actually started to change their character, and they finally made huge plan and program to do this. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.